हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो सीटेट के 14 दिसंबर में होने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा और जो फैक्ट्स बताए जाते हैं, जो आंसर्स बताए जाते हैं, उनको नोट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस आपको नहीं तैयार है या क्वेश्चंस जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आज का टारगेट है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा, इसलिए हम डेली आपके लिए इस प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई बात कहनी है आपको हमसे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी पेडागोजी और सीडीपी दोनों के लिए, और यहाँ से क्वेश्चंस आपको दोनों जगह पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए वाइगोस्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है, लेकिन वो भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, मतलब दूसरों के लिए सुनने योग्य नहीं है या सुनती नहीं, मतलब सुनाई ना देता हो, दूसरे बच्चे उसको व्यक्ति नहीं सुन सकते हो, उसके वाचन को हम क्या कहेंगे। तो अगर वाइगोस्की आपने पढ़ा है, मैंने वाइगोस्की के संबंध में सारे क्वेश्चंस कराए, मतलब एक पूरा जो है वाइगोस्की में जितने क्वेश्चंस बन सकते थे अब तक सीडीपी के अंतर्गत जितने क्वेश्चंस अब तक पूछे गए, नए पुराने सब कुछ मॉडल पेपर, कुछ नए क्वेश्चंस, वो सब मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, हमारी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको वाइगोस्की के संबंध में एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करने। जुलाई में जब पेपर हुआ था तो वाइगोस्की से हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, इसलिए वाइगोस्की, पियाजे, कोलबर्ग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था वो तो सभी को पता होगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। उसके अंतर्गत इन्होंने जो है 3 प्रकार की जो है भाषा के बच्चों का जो भाषा डेवलपमेंट होता है वो 3 तरीके से यूज़ करता है। ठीक है, तो एक तो था सोशल स्पीच जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा था निजी भाषण जिसे कहते हैं, और तीसरा था आंतरिक भाषण। तो सोशल स्पीच में जो बच्चा एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे से आमने सामने बैठ के बात करता है, उनके द्वारा जो है भाषा सामाजिक संपर्क के द्वारा सीखता है। निजी भाषण में क्या होता है, बच्चा जो है अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है स्वयं से ढूंढता है, मतलब वो स्वयं जो है अपने प्रॉब्लम्स का जो है निजी भाषण का, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए निजी भाषण का वो प्रयोग करता है। अब निजी भाषण का प्रयोग करता है जैसे हम लोग शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करते हैं, वैसे ही बच्चा अक्सर आपने देखा होगा वो खिलौने से बात कर रहा होता है ना, कुछ भी बात कर रहा होता है, उसको दूसरों की ज़रूरत नहीं, वो खिलौनों में अपने आप बड़बड़ा रहा होता है, तो वो होता है निजी भाषण। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बच्चा अपनी भाषा की मदद से स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है, अपने स्वयं के कार्यों को जो है एक दिशा दे रहा है ना, और उसमें जो है कोई भी जिस भाषा से वो दिशा दे रहा है, जिस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति उसको नहीं सुन सकता, उसे कहते हैं आंतरिक भाषण। ऑप्शन है ए। ठीक है, आंतरिक भाषण में क्या होता है, मन ही मन में अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई समस्या में फंस जाते हैं तो हम मन ही मन में सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, या ये एग्जाम होने वाला है तो मैं कैसे जो है पेपर की तैयारी करूँ, या मन ही मन में सोच रहे हैं। तो यही है यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, आंसर है ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए तीनों क्वेश्चन को एक तरीके से, ये तीनों जो है भाषणों को, स्पीच को नोट कर लीजिए। जो फैक्ट्स बताएं बस 1 लाइनर लिख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो जरूर से जरूर आप क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है। देखिए मातृभाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है वो कौन सा है, तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो मतलब देखिए अगर आप जो है मातृभाषा शिक्षण का सामान्य, अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन, क्रियाशीलता का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत। तो यहां पे जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा, आंसर है ऑप्शन डी। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, आई गेस जो है सभी बच्चों को यहाँ मतलब सभी बच्चों को जो है ये क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कविता जो है पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल जो है करना है। तो देखिए कविता पढ़ने के उपरांत उसके बाद कौन सा प्रश्न जो है अनुमान लगाने के संदर्भ में बात कर रहा है, तो क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक जो है तर्क संगत है या सही है। जो जिस शीर्षक से कविता लिखी गई है, जैसे अगर आपने हम्टी डम्टी जो है कविता पढ़ी हो तो उसका शीर्षक है हम्टी डम्टी, है ना, जिंगल बेल का जिंगल बेल हो गया, चिड़िया रानी का चिड़िया रानी हो गया, इस तरीके से जो है वो एक आमतौर पे होती है ना, तो वही शीर्षक की बात। तो जो शीर्षक दिया गया है वो तर्क संगत है।
या फिर कविता में जो बिंब का चयन किया गया उसमें जो है एक वाक्य में प्रयुक्त कीजिए, या फिर उसको कविता के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, या फिर कविता के अनुसार जो है छोटे लड़के को जंगल, कोई जंगल वाली जो है स्टोरी सुनाई गई तो उसमें पूछ रहा है कि छोटे लड़के को जंगल कैसा दिखाया देता है इस संदर्भ में। तो यहाँ पे अनुमान लगाने की बात करा जाए तो अगर हम बात करें तो आंसर होगा सबसे ज़्यादा तर्कसंगत ऑप्शन ए। क्या कवि द्वारा कविता को जो दिया गया जो शीर्षक है वो तर्कसंगत है, इसका अनुमान लगाना जो है, क्योंकि सब अलग अलग अनुमान लगाएंगे और स्टोरी के इर्द गिर्द जो भी रहेगा वो सभी सही होंगे। तो अनुमान लगाना जो है यहाँ पे जो है सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो भाषा जो आकलन का उद्देश्य नहीं है वो है बच्चों के सीखने में मदद करना, ये मूल उद्देश्य नहीं है, या बच्चों के सीखने के तरीकों के बारे में जानना ये मूल उद्देश्य नहीं होता, या बच्चे को पास और फेल, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करना ये उद्देश्य नहीं होता। तो देखिए आंसर आपका जो है मिल चुका है, ऑप्शन यहाँ पे सी है। मैंने हर बार आपसे कहा है कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करना सीटेट में शब्द का तो बिल्कुल यूज नहीं होगा। सीटेट में अगर ये कहीं पे भी आपको आ जाए, किसी भी जगह क्वेश्चन का मूल अर्थ कुछ भी निकलता हो, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना, पास फेल कर देना, है ना, परीक्षा दिलाना, बच्चे का मूल मतलब इस तरीके से अगर शब्दावलियों का यूज हो जाए तो तुरंत उसको जो है गलत करिए। तो मूल उद्देश्य नहीं है, यह है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करना, बाकी सभी मूल उद्देश्य है भाषा आकलन के संदर्भ में बात करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई छात्र अपने घर पर स्वयं ही कंप्यूटर चला रहा है, तब किस रूप में कंप्यूटर कार्य करेगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये एक बार दो बार आ चुका है क्वेश्चन सीटेट में, हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो देखिए कंप्यूटर, एक बच्चा जो है कंप्यूटर चला रहा है। अब कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर तो एक मशीन है। तो पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि ये एक मशीन है। दूसरी चीज़ क्या है, ये मशीन होने के साथ साथ भी हमें एक टीचर की तरह कार्य करती है। देखिए बहुत कुछ सिखाती है हमें ये कंप्यूटर आपसे बात करती है। जैसे आपने कोई भी बटन दबाते हैं तो वो पूछता है ना यस और नो, है ना। आपको अगर मान लीजिए आपको फाइल डिलीट करनी है तो पूछेगा यस और नो, आपको डिलीट कर, आप कहेंगे नो, है ना, तो आप वो फिर से आपको जो है वो फाइल छोड़ देगा। अगर आप कहेंगे यस तो वो आपकी फाइल को डिलीट कर देगा। हो सकता है एक बार और आपसे कहे कि ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी या कुछ भी। तो हर स्टेप पे वो कुछ ना कुछ बताती है। तो ये मशीन और शिक्षक दोनों के रूप में कार्य करती है। इसको ध्यान रखिएगा, कई बच्चे इसका ऑप्शन ए लगा देते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। मशीन और शिक्षक दोनों के रूप में ये कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों में भाषा की जो समझ का विकास करने हेतु आवश्यक है कि उन्हें जो है, अब हमें जो है भाषा की जो है अगर समझ बच्चे के अंदर विकसित करनी है तो गाने का अभ्यास कराना चाहिए। गाने का, कविताओं का, पाठ पढ़ने का, ये सब काव्यों की रचना करनी सिखाई जानी चाहिए, या व्याकरण का ज्ञान दिया जाना चाहिए। अगर उपरोक्त में से सभी आंसर दिया हो तो ज़्यादातर आंसर उपरोक्त सभी होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भाषा की समझ में ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया साल मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा गया। देखिए क्वेश्चन जैसा लिखा गया वैसा ही सीटेट में पूछा गया था, तो आप समझ सकते हैं कि भाषा किस तरीके की सीटेट में यूज़ की जाती है। ठीक है, ये सीटेट में भाषा यूज़ करने का केवल मूल अर्थ होता है कि आपको थोड़ा सा आपको ऐसा एहसास दिलाना कि बहुत हार्ड पेपर है, ध्यान रखना, है ना। तो बहुत बच्चे कई बार हड़बड़ा जाते हैं, समझ नहीं पाते। अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन सोचते हैं कि ये इसका आंसर भी कुछ ना कुछ नया ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप वन लाइनर बस लाइन को पढ़िए और समझ जाएंगे आंसर क्या होगा। अब जैसे नया साल मनाने के लिए एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा गया, कुछ पेज में लिखने के लिए कहा गया होगा बच्चों को, तब जो है शिक्षार्थी टीचर जो है इस पर लिखता है, बच्चा मतलब शिक्षार्थी मतलब बच्चा लिखता है, मित्रों को आमंत्रित किया गया, केक लाया गया, जलपान, माता पिता, गुब्बारे, फूल फुलाए, मैंने सजाए, पे, आप सबको अनुच्छेद लेख में इस किस चरण में सर्वाधिक ध्यान देने के कहेंगे। तो देखिए बच्चे ने अपनी बात तो पूरी लिखी, लेकिन एक जो होता है ना, एक जिस तरीके से उसको लिखना चाहिए पूरा एक सिस्टमैटिक तौर पे वो नहीं लिखा। तो इसलिए उसको ज़रूरी है मसौदा तैयार करने में, संरचना बनाने में। कल्पनाशीलता तो उसने है क्योंकि उसको पता है कि क्या क्या हुआ सबकी चीज़ें, है ना। संपादन मतलब जो उसके है ना, वो तो संपादन हो रहा है, वो तो लिख रहा है ना, तो एक, लेकिन यहाँ पे मसौदा तैयार करना इसका सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मसौदा तैयार करना, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में बच्चे अधिकतर जो है गलतियां करते हैं। तो देखिए समावेशी कक्षा के बारे में अगर पता है कि क्या मतलब होता है,
तो आप आंसर भी लगा लेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन आप पहले कवर कर लीजिए। एक क्वेश्चन क्या, वाइगोत्स्की वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, समावेशी वाइगोत्स्की मूल्यांकन। इससे आप आकलन के संदर्भ में क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए, समावेशी कक्षा वो क्लासरूम होती है जहाँ पे सामान्य बच्चे, बिल्कुल सामान्य भाषा में बता रहा हूँ, सामान्य बच्चे, हम जैसे बच्चे जो पढ़ने में भी तेज ना हो, कमज़ोर भी ना हो और ठीक ठाक हो, मतलब अपना काम निकल जाता है ना, ऐसे सामान्य बच्चे। विशिष्ट बच्चे, ठीक है, विशिष्ट बच्चे मतलब जो जिनको सुनने में, है ना, जिनको शब्द दिखने में, सुनने में, है ना, इन तरीके के शारीरिक गतिविधियां करने में जो है कठिनाई महसूस होती है। उसके बाद विशिष्ट बच्चे विशिष्ट हो गए। उसके बाद प्रतिभाशाली बच्चे, बहुत पढ़ाई में तेज हो, है ना, बहुत तेज हो, आईक्यू उनका बहुत भयंकर हो। तो ये अमीर गरीब बच्चे पढ़ने में, है ना, आर्थिक रूप से संपन्न ना हो, तो इस तरीके के बच्चे जो है पढ़ते हों उस विद्यालय में। तो अगर ऐसी समावेशी क्लासरूम होगी तो बच्चे अधिकतर गलतियां, कुछ बच्चे लिखने में गलतियां करते होंगे, कुछ बच्चे पढ़ने में गलतियां करते होंगे, कुछ बच्चे बोलने में गलतियां होंगी। इसका सामान्य सा अर्थ है कि ये बच्चे सामान्य रूप से सभी चीज़ों की गलतियां करेंगे। ऑप्शन डी, क्योंकि समावेशी क्लासरूम है, इसका मतलब बहु जो है भाषिक क्लासरूम होगा। बहुभाषिक क्लास है तो लिखने वाली समस्या तो पहले ही आ गई, बहुभाषिक क्लास है तो पढ़ने वाली समस्या आ गई। पढ़ने वाली समस्या क्या आ गई, मान लीजिए कि समावेशी क्लासरूम जो है पंजाब की है ना, और हिंदी भाषी एक बच्चा आ गया उनके क्लास में। अब उसको पढ़ने में भी समस्या हो रही, लिखने में भी समस्या होगी, क्योंकि अक्सर जो है टीचर वहाँ पे पंजाबी यूज़ करेंगे, तो हिंदी में समस्या, बोलने में तो है ही है, होगी। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, अक्सर गलतियाँ करते हैं, टाइम टू टाइम जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन का मूल अर्थ क्या है या इसकी क्या विशेषता है। तो उद्देश्यनिष्ठ मतलब है कि किस वस्तुनिष्ठता, नवा आंसर। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठता और विभेदनकारी, व्यापकता और व्यवहारिकारिता, विश्वसनीयता और वैधता, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। छात्रों में लेखन कौशल के विकास हेतु भाषा शिक्षण में उपयुक्त उपाय है। तो अगर बच्चों में लेखन कौशल का विकास करना है तो सबसे अच्छा चीज़ क्या होगा, तो छात्रों को अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त ढंग जो है, या फिर जो है देखिए उपयुक्त ढंग जो है यहाँ पे ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर बच्चा सही से बैठेगा नहीं, बेंच उसकी हिलती डुलती रहेगी। देखिए, गंभीरता से चीज़ों को समझिए। अगर मतलब अगर बैठेगा नहीं सही से, प्रॉपर उसकी हाइट नहीं होगी, प्रॉपर बेंच की हाइट नहीं होगी, लिखने में उसको दिक्कत होगी अगर नहीं होगी, है ना। अगर वो बैठेगा, ज़मीन में बैठेगा तो भी उसको लिखने की दिक्कत होगी, है ना। उसके पास लिखने के लिए सही साधन नहीं होगा, स्लेट नहीं होगी, या फिर जो है उसकी टेबल ख़राब होगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है लेखन कौशल को डेवलप करने के लिए। छात्रों के द्वारा कलम पकड़ने का, पेन जो पकड़ने का तरीका भी होना चाहिए। वो बच्चे कैसे पकड़ता है ना। अब मेरे पास कैमरा होता तो मैं आपको बताता कि मेरा जो है एक किराएदार था, उसका बच्चा जो था वो किस तरीके से लिखता था, बहुत डिफरेंट तरीके से, उसका यूनिक जो स्टाइल था। मुझे लगता था कि वो कैसे जो है इस तरीके से लिख पाता होगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो कमल कह रहा है, माफ़ कीजिएगा, कलम जो है पेन को पकड़ने का जो तरीका भी जो है ये बताता है कि आपका लेखन कौशल, आपकी राइटिंग कैसी होगी। तो ये भी बिल्कुल सही है। छात्रों के द्वारा अक्षरों को सुडौल बनाने का तकनीक, साफ सुथरा लिखना चाहिए, मोटा लिखे, ऐसा लिखे कि समझ में आया, तो ये भी एक होना चाहिए। तो उपरोक्त में से सभी आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10वां आंसर सही है, 10वें का डी। 11वां क्वेश्चन है, भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन जो है उचित नहीं है। तो देखिए, उचित नहीं है यहाँ पे, तो 11वें का जो आंसर है इसको देखते हैं। तो भाषाई क्षमता जो है एक दूसरे को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है, भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती है। भाषाई क्षमता में से देखें, लेखन है, ठीक है, लेखन है, पठन कौशल है, ये सब क्षमताएं हैं। लेखन है, पठन है, श्रवण है, सुनने वाली भी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो होता है, ठीक, मौखिक वाला भी है। तो ये एक दूसरे को प्रभावित करती है, बिल्कुल एक दूसरे। अगर सही से साफ सुथरा मौखिक वाला व्यक्ति सही से बोलेगा नहीं तो लिखेगा कैसे, लिखने वाला सही से लिखेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे। तो ये चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती है, ये बिल्कुल सही है, उचित नहीं है। भाषाई क्षमता एक क्रम से सीखी नहीं जाती है या एक क्रम से नहीं सीखी जाती, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि पहले लेखन सीखो, फिर उसके बाद पठन सीखो, फिर उसके बाद मौखिक सीखो, इस तरीके से उसका कोई क्रम नहीं है जो आप सीखना चाहें। तो यहाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब अगला पॉइंट जो है क्रम में सीखी जाती है, यहाँ पर गलत हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी है, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार पठन कौशल है, अब देखिए बहुत सामान्य सा कौशल है। पढ़ना जो है एक कौशल है, शुद्ध उच्चारण करना ये कौशल होगा, या अक्षरों को पढ़ना आना चाहिए। एक बच्चा बहुत साफ सुथरा पढ़ रहा है,
बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के साथ, जैसे न्यूज़ चैनल के न्यूज़ एंकर्स पढ़ते हैं, या फिर मेट्रो स्टेशन में जो आवाज़ आती है ना उस तरीके से, है ना। तो ये चीज़ें हैं। या फिर अक्षर को पढ़ लेता हो, उसको वो जानता हो कि ये का लिखा है, ये खा लिखा है, ये गा लिखा है, ये चीज़ जानता हो तो अक्षरों को पढ़, या फिर वो समझ के साथ पढ़ना आता हो उसको, तो पठन को, या फिर कठिन वाक्यों को पढ़ लेता हो। तो देखिए, अगर बच्चा समझ के साथ पढ़ लेता है, शब्दों को सही से पढ़ लेता है समझ के साथ, है ना, उसका मतलब बता पाता है कि का मतलब कबूतर होता है ना, व्हाट कम्स आफ्टर का, तो वो जानता है कि खा आएगा, ये चीज़ों को समझ लेता है, तो ये यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना ये उद्देश्य है प्राथमिक स्तरों के। देखिए, ये तो जो है अगर हिंदी भाषा जो है सिखाने के प्रति जो है रुचि उत्पन्न करना, ये मूल उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुरुआत से ही जो है होना चाहिए, तो आंसर होगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने का उपाय है, तो बच्चों में, बालकों में जो है पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, या फिर बच्चों को जो है मौखिक रूप से अधिक समझाना, उपरोक्त सभी या बालकों में व्याकरण से संबंधित ज्ञान को बढ़ाना। तो यहाँ पे जो 14वें का आंसर है वो क्या है, तो वो सभी है बिल्कुल, तो उपरोक्त में से सभी। ठीक है, बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसी द्वारा जो है सीखने का प्रयास कर उन्हीं, है ना। तो ये जो है अनुकरण कहलाता है, अर्जन कहलाता है, अधिगम कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वें का। तो इसका सही आंसर है, इसको कहेंगे अर्जन। अब देखिए, अर्जन में क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड नोट कर लीजिए, अर्जन में बच्चा जो है वातावरण से सीखता है, बस इतना, वातावरण से सीखता है, इन्वायरमेंट से सीखता है, सामाजिक संपर्क से सीखता है, सामाजिक भी नोट कर लीजिए, सांस्कृतिक रूप से सीखता है, जैसे मुझे हिंदी आती है लेकिन उर्दू नहीं आती, तो सांस्कृतिक हो गया, है ना, तो सांस्कृतिक रूप से सीखता है। तो ये एक सामान्य है, परिवार से सीखता है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो अर्जन जो होता है वो वातावरण में होता है, और जो अधिगम होता है उसमें नियमों के तहत सीखता है। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए मुझे पंजाबी सीखनी है, तो मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूंगा, उसके नियमों की जानकारी रखूंगा कि पहले को क्या क्या पढ़ना चाहिए। जैसे हमें अगर हिंदी की बात करें तो हमें काखा का गंगा आना चाहिए, है ना, तो बच्चे को जो है छोटा से बड़ा से ये पढ़ाते हैं, फिर उसको काखा गंगा पढ़ाते हैं, तो ऐसे पढ़ेंगे। पंजाबी अगर पढ़ेंगे तो उसमें किस तरीके से पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें तो अधिगम में नियमों के तहत जो है होता है। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी पाठ्य सामग्री में कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ जो है पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। तो इस कौशल को बोलते हैं आनुमानिक जो है कौशल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए है, आनुमानिक कौशल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि भाषा से संबंधित है। तो मैं आपको पहले भी बताया हूं कि ये क्वेश्चन जो है, एक तो पहली बात तो ये सीडीपी का है, लेकिन सीडीपी में ये बहुबुद्धि एक भाषा के संदर्भ में बात आती है, तो ये हिंदी पेडागोजी का भी हिस्सा हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 2 जगह से पूछा जा सकता है और 2 जगह ये पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। तो इसलिए इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हम सभी को पता होना चाहिए कि ये गार्डनर का सिद्धांत है, जिसके तहत इन्होंने 8 प्रकार की बहुबुद्धि का सिद्धांत को डिफाइन किया था, जिसमें से एक है भाषा। तो यहाँ पे प्रवाह सटीकता नहीं है, भाषाई मौखिक बुद्धि को कहा जाता है। अब भाषाई मौखिक बुद्धि में क्या होता है, जैसे कि बोलना अच्छे से, है ना, और लिखना, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भाषाई मौखिक बुद्धि को जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। भाषा सीखना है स्वाभाविक व तथा अवचेतन या सुविचारित और तथा चेतन, या स्वाभाविक और सुविचारित दोनों, या जन्मजात तथा अस्वैच्छिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुविचारित तथा चेतन। तो बिना विचार के, बिना कम्युनिकेशंस के भाषा जरूर मतलब संभव ही नहीं है।
भाषा कम्युनिकेशंस के लिए भाषा जरूरी होती है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है। यदि एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। तो अगर जो है शब्दावली सीखने में एक टीचर जो है मदद करना चाहता है तो सबसे अच्छा जो उसमें से होगा वो कहानियों और चित्रों के माध्यम से, क्योंकि इसी के माध्यम से बच्चा जो है बहुत सारी शब्दावलियों को सीख पाएगा। यहाँ पे दोहराव विधि तो बिल्कुल भी काम की नहीं है। अभ्यास विधि, ठीक है, दोहराव विधि जो होता है वो थोड़ा सा मेंटल लोगों के लिए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेंटल, जिनको समझने की कठिनाई होती है, बहुत बच्चा आईक्यू जो है जिसका आईक्यू कम से कम 65 के करीब हो, 65 से कम हो जाए, तो ऐसे बच्चे का जो है दोहराव ड्रिल के माध्यम से यूज़ होता है शब्दावली सिखाने का। लिखित अभ्यास भी जो है काम में नहीं आएगा। यहाँ पे कहानियाँ और चित्रों का प्रयोग करके जो है बच्चे को अच्छी तरीके से सिखाया जा सकता है। सबसे प्रभावशाली तरीका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे जो है लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हैं। तो लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं जो शुद्ध अशुद्ध के रूप में पहचाने जाते हैं, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो यहाँ पे 20वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, देखिए, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे जो है लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए जो धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का जो है अभ्यास करने लगते हैं। यहाँ पे आंसर होगा बी। ठीक है, बच्चों को पढ़ाए गए पाठ से जोड़ते हुए टीचर द्वारा निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न निम्नलिखित में से किस भाषा कौशल का मूल्यांकन करते हैं। तो ये आंसर होगा समझ कौशल। ऑप्शन यहां पे डी होगा। ठीक है, ऑप्शन यहां पे डी होगा। निकिता अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है, मतलब खूब बोलने का मौका देती है बच्चों को, क्लासरूम में खूब मौका देती है, क्वेश्चन पूछने का मौका देती है, बात करने का मौका देती है, एक दूसरे से किसी टॉपिक पर डिस्कस करने का मौका देती है। तो ये क्रियाकलाप जो कराती है ये जो है सबसे प्रभावशाली तरीका किसे मानेंगे। तो समाचार पत्र का वाचन करना, तो एक बच्चे को एक समाचार न्यूज़पेपर दे दीजिए कि ये पढ़ो ये चीज़ का, या फिर कहानी को बोल बोल के पढ़ना, या शब्दों को जोर जोर से बोलना, या फिर जो है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। आप जैसे विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे कोई फेस्टिवल हो गया उसमें बच्चे को कहिए कि आइए जो स्टेज पे आइए और बोलिए फेस्टिवल के बारे में, या फिर जो है फेस्टिवल छोड़ करके कोई जो है अपने महात्मा गांधी के बारे में बात करिए, या अपने मम्मी पापा के बारे में बात करिए। तो इस तरीके के संवाद अदायगी जो होती है ये विभिन्न परिस्थिति से बच्चे जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है कम्युनिकेशन जो है स्किल्स सीख पाते हैं। खूब बात करने का उनके अंदर जो है एक नया कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। भाषाई क्षमताओं के विकास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो भाषाई अगर क्षमता डेवलप करनी है तो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिक संपर्क। ठीक है, याद रखिएगा, सामाजिक संपर्क जो है सबसे बेस्ट होगा बच्चे के डेवलपमेंट पे। सामाजिक संपर्क में माता पिता इसका सबसे बड़ा रोल होता है। जैसा माता पिता होंगे उनकी जैसी भाषा स्किल्स होंगी, है ना, वैसा ही बच्चा जो है अपनी भाषाई क्षमता को डेवलप करेगा। तो यहाँ पे अंतःक्रिया लिखा हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। समृद्ध जो है शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति जो है सहिष्णुता और सम्मान, सीमित रोजगार के अवसर और पारिभाषिक जागरूकता। तो यहाँ पे जो आंसर है देखिए, समृद्ध शब्दावली, प्रभावशाली भाषण, तो ये बहुभाषावाद के जो है लाभ हो सकते हैं। अन्य सांस्कृतिक के प्रति जो है सहिष्णुता और सम्मान भी हो सकता है। सीमित रोजगार यहाँ पे काट दीजिए, पारिभाषिक जागरूकता यहाँ पे आंसर है। तो देखिए 1 2 4 ढूंढते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। देखिए, तो मातृभाषा के संदर्भ एक बात आप याद रखिएगा, ये देखिए कथन जो है यही आता है या कोई और आता है, लेकिन अगर बात कर ले कि बच्चे के मानसिक विकास में मातृभाषा का रोल जो है बेस्ट हो, तो ये महात्मा गांधी का कथन होगा। याद रखिएगा, महात्मा गांधी की बात हो रही है। ठीक है,
इसलिए ध्यान रखिएगा कि सीटेट में ये क्वेश्चंस जो है महात्मा गांधी के संदर्भ में, मातृभाषा के संदर्भ में 2 से 3 बार ये पूछा जा चुका है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत समय से ये क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए ये इसके आने के चांसेस है। तो भाई मानसिक विकास में मातृभाषा को इन्होंने सबसे बड़ा कहा था। उन्होंने कहा था कि जो बच्चा मातृभाषा सीखेगा उसका जो है डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो ये कथन जो है वो महात्मा गांधी का कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मान्यताओं का वो समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है? तो भाषा नियमों का समूह है 26वें का आंसर। तो ये देखिए, इसे कहते हैं संरचनात्मक उपागम कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, संरचनात्मक, क्योंकि वो संरचना के तहत चलता है, तो यहाँ पे संरचनात्मक उपागम इसे कहेंगे। भाषा नियमों के समूह को हम संरचनात्मक उपागम कहा जाता है। आप नोट कर लीजिए, भाषा संरचनाओं या नियमों के समूह को संरचनात्मक उपागम कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बोली के संबंध में जो है कुछ 2 विचार दिए गए हैं, इसको देखते हैं क्या है और फिर समझते हैं क्या है। किसी देश के एक हिस्से में बोले जाने वाली जो है विविध भाषाओं में से एक है जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। तो देखिए, सामान्य सी बात होती है, एक क्षेत्र विशेष में जो बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसी को कहा जाता है बोली। ठीक है, अब क्षेत्र विशेष क्या है? जैसे ही उत्तर प्रदेश में आप गांव में चली जाएगी तो आपको बड़े अजीब तरीके से भाषा देखने को मिलेगी। इटावा में चली जाए तो इटावा की भाषा अलग है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति जैसे ही मुंह खोला तुरंत कह रहे तुम भाई बिहार के हो, अरे भैया तुम यार यूपी के हो, कानपुरिया लागे हो, है ना, इस तरीके से होता है। तो ये तो भाषा होती है बोली के रूप में। तो ये यहाँ पे जो कथन है वो तो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा देख रहे थे, एक सामान्य जो है शैक्षिक जो है पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य शैक्षिक पृष्ठभूमि के लिए कोई इसमें ये ऐसा कोई कथन नहीं होता। बोली तो एक सामान्य रूप से उस एरिया में रहने वाले सभी लोग बोलते हैं वैसी भाषा का इस्तेमाल। तो ये कथन यहाँ के गलत है। ऑप्शन यहाँ पे 27 का ए बिल्कुल सही है। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उपचित है क्योंकि उसमें जो है नियमों का जो है कंठस्थ कर लेते हैं, इसलिए, या फिर उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, व्याकरण शिक्षण जो है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि व्याकरण शिक्षण ये आ जाए और नियम, उदाहरण से नियम आ जाए, तो आंसर यहाँ पे, क्योंकि व्याकरण जो शिक्षण होता है वो आगमन विधि पर कार्य करता है। आगमन विधि पर आधारित जो है शिक्षण तकनीक है, जिसमें आगमन विधि क्या होता है? जिसमें पहले बच्चे को उदाहरण बताए जाते हैं, फिर बच्चे को उस विधि के संदर्भ में या नियमों की जानकारी दी जाती है, नियमों सूत्रों की जानकारी दी जाती है, फॉर्मूलाज की। तो उदाहरण से नियम की ओर या परिभाषा की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया बी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो ये बच्चों की अगर भाषा प्रयोग की दक्षता का यूज़ करना चाहते हैं कि बच्चा अपना बहुत सारे शब्दावलियों का यूज़ करे, बहुत सारी भाषा यूज़ करे, भाषा में शब्दों का यूज़ करें, है ना। आपने अक्सर देखा होगा कुछ छोटे बच्चे जो होते हैं 2-2, 3-3 साल के, खूब बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि पूछो मत, नए नए भाषा ईजाद करते रहते हैं। कई बार आप लोगों ने खुद कहा, कहते हैं कि अरे ये तो कभी बोलता नहीं, तो ये कैसे बोला? तो वो एक्चुअली कहाँ से सीखा होगा? तो ये होता है, अगर ये विकसित करना है तो सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हमें देनी होगी। बच्चा अगर आपसे कह रहा है पापा या चाचा या नाना, जो भी आपका रिश्ता है, अगर वो कह रहा है सुनो, तो तुरंत उसकी बात को, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, उसको सुनो गौर से और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देते रहो। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते रहो, प्रॉब्लम नहीं देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन है, किसी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए, समावेशी माहौल मतलब सभी प्रकार के बच्चे वहाँ पढ़ते हो, तो आप किस बात पर सबसे अधिक जोर देंगे? तो मैं इस बात पे, समावेशी माहौल है, इसका मतलब है सामान्य और विशिष्ट बालक पढ़ते होंगे। सामान्य बालक जिनको सब कुछ दिखता है, उनका दिमाग बुद्धि सब ठीक है ना, बस केवल हरकतें उनकी ऊबड़ खाबड़ है, ऐसा मानते हैं, है ना। उसके विशिष्ट क्या होंगे? सामान्य और विशिष्ट की बात हो रही है। विशिष्ट वो होंगे जिसको आँख से नहीं दिखता है, जिसको सुनाई नहीं पड़ता है ना, तो या फिर जो है शारीरिक रूप से अपंग है बेचारा। तो ये जो है, अगर ऐसे बच्चा, ऐसा इस क्लासरूम है, माहौल है, तो और सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट रखेंगे हम यहाँ पे 30वें का, विभिन्न प्रकार के सुनने और देखने वाली सामग्रियों का प्रयोग करेंगे उनके पढ़ाई के दौरान। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है,
यहाँ पे आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वीडियोस आप मुझे लाइक करेंगे, मैं मोटिवेट हूँगा और आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो आपको इसका मिल जाए नोटिफिकेशन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।